अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो कि आपकी बुक के अंदर डिमांड या तलब के नाम से है, इसके फर्स्ट पेज पे हम सबसे पहले सीखेंगे कि तलब से क्या मुराद है, यानी तलब को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। इंग्लिश में तलब के लिए हम डिमांड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी एक आम शख्स से, मतलब जिसने इकनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, इकनॉमिक्स से उसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उससे भी अगर आप पूछें ना कि तलब या डिमांड क्या चीज़ है, तो वो कम से कम इसका आपको लफ्ज़ी मतलब ज़रूर बताएगा। यानी वो कहेगा जी तलब से मुराद ये है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मेरी पसंद है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, ठीक है। तो वो तलब को इस तरीके से डिफ़ाइन करेगा। लेकिन इकनॉमिक्स के अंदर जब भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तलब या डिमांड, तो इसके ख़ास मानी होते हैं। और इकनॉमिक्स में जस्ट किसी चीज़ की ख्वाहिश का इज़हार कर देने से या किसी चीज़ की तमन्ना का इज़हार कर देने से वो चीज़ आपकी तलब नहीं बनती या आपकी डिमांड नहीं बनती, बल्कि डिमांड को डिमांड कहने के लिए इकनॉमिक्स के अंदर दो कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो तो यही है कि आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश है, आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, ये दूसरी जो कंडीशन है उसके साथ, वो है उस चीज़ को हासिल करने की ताकत, यानी क़ुव्वत ख़रीद कह लें, परचेजिंग पावर कह लें। तो दो कंडीशंस हमारे पास डिमांड के लिए इकनॉमिक्स में बन रही हैं। सबसे पहली क्या चीज़ है जी, कि आपके पास विलिंगनेस टू परचेज़ होनी चाहिए, यानी ख़रीदने का इरादा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ पावर टू परचेज़ होनी चाहिए, यानी क़ुव्वत ख़रीद, आप उसको ख़रीदने का इरादा रखने के साथ साथ अगर अपने पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे भी रखते हैं तो फिर ही इकनॉमिक्स के अंदर उस चीज़ को डिमांड कहा जाएगा। इसकी एक बड़ी सिंपल सी हम मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी क्लास के हम 50 लोग एक जगह पे बैठे हैं और एक कोई महंगी गाड़ी, सपोज़ फेरारी की हम बात करते हैं, और हम अपनी क्लास से पूछते हैं कि क्या जी आपको फेरारी कार जो है वो चाहिए। तो सारे बच्चे ये कहते हैं कि हाँ जी हमारे पास एक फेरारी कार होनी चाहिए और मैं पसंद करता हूँ, ये मेरी ये ख्वाहिश है, ये मेरी तलब है, मुझे ये कार चाहिए। अब अगर हम 50 बंदे उस कार के लिए ख्वाहिश का इज़हार करें तो हमारी ख्वाहिश की बुनियाद पे फेरारी वाले फेरारी बनाना शुरू नहीं कर देंगे कि जी अटक के फ़लाँ इलाके के अंदर फ़लाँ लोग बैठे हुए हैं और वो फेरारी की डिमांड करें, बल्कि फेरारी वाले ये देखेंगे कि ख्वाहिश के साथ साथ क्या इनके पास फेरारी को ख़रीदने की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी है कि नहीं है। और अगर हमारे पास क़ुव्वत ख़रीद होगी, यानी हर एक शख्स उसको ख़रीदने की ताकत रखता होगा, तो फेरारी वाले उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देंगे, यानी उस कार को बनाना शुरू कर देंगे कि फ़लाँ लोग जिनके पास क़ुव्वत ख़रीद भी हैं और वो हमारी कार को ख़रीदने का इरादा भी रखते हैं। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले आपने ये दो चीज़ें अपने जहन में क्लियर कर लेनी है कि इकनॉमिक्स में डिमांड से मुराद सिर्फ़ किसी चीज़ को ख़रीदने का इरादा नहीं है, बल्कि इरादे के साथ साथ या ख्वाहिश के साथ साथ उस चीज़ को ख़रीदने के लिए आपके पास जो है मतलब क़ुव्वत ख़रीद भी होनी चाहिए या परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। तो दो हमने इसकी शराइत बना ली जी, एक विलिंगनेस टू परचेज़ और दूसरी पावर टू परचेज़। उसके बाद अगली चीज़ वो ये है कि किसी भी चीज़ की जो डिमांड है, किसी भी चीज़ की जो तलब है, उसका इन्हिसार डिफरेंट चीज़ों पे होता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो उस चीज़ की कीमत होती है। यानी अगर हम ये कहें आसान लफ्ज़ों में कि किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो हम इकनॉमिक्स में कहते हैं जी कि वो चीज़ उसकी प्राइस है, यानी कीमत। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है कि आपके पास डिमांड जो है वो फंक्शन होती है प्राइस का, यानी इसको यूँ पढ़ा जाएगा, क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। यानी किसी भी टाइम पे जो चीज़ भी डिमांड मार्केट के अंदर की जा रही होती है वो डिपेंड करती है उस चीज़ की प्राइस पे। अब किस तरह से डिपेंड करती है, हम सब इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि अगर कोई चीज़ मतलब मार्केट के अंदर उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो लोग उसको कम ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, एक नॉर्मल हमारा ये बिहेवियर है। और अगर कोई चीज़ सस्ती मिलना शुरू हो जाए तो हम सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें। ठीक है ना जी।
तो इसी चीज़ को लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है, जो हमारा इससे अगला टॉपिक भी है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो किस तरह डेवलप हमने करना है, उसके लिए क्या अजम्पशंस हैं, ये क्या उसके लिए एक्सेप्शंस हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने डिमांड के बारे में सिर्फ ये पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में डिमांड से मुराद क्या है जी, कि दो शराइत जब पूरी होंगी, यानी किसी भी चीज़ को ख़रीदने की ख्वाहिश का इज़हार किया जाए और उसके साथ साथ उस चीज़ को ख़रीदने की ताकत भी मौजूद हो। और अगली चीज़ हमने क्या समझी कि किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो मेनली डिपेंड करती है उस चीज़ की प्राइस पे, उस चीज़ की कीमत पे। ठीक है ना। उसके बाद उसने आखिरी लाइन में ये मैंने हाईलाइट किया है कि सादा अल्फाज में हम तलब को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि तलब से मुराद किसी शय की वो मिकदार ली जाती है जो कोई शख्स एक ख़ास कीमत पे ख़रीदने के लिए रज़ामंद हो। ठीक है ना। यानी एक ख़ास कीमत में ख़रीदने के लिए रज़ामंद हो, इसका मतलब यही है जो हमने ऊपर दो कंडीशन में बात की है कि एक शख्स के पास अगर पैसे मौजूद होंगे, क़ुव्वत ख़रीद होगी, तभी वो अपनी जो है ख्वाहिश का इज़हार करेगा या उसको ख़रीदने के लिए तैयार होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये चंद इसमें डिमांड से रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि शार्ट क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। इनमें सबसे पहला है जी आपके पास डिराइव डिमांड। ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर इसके लिए डिराइव डिमांड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उर्दू में इसे कहा जाता है माखूज़ तलब। तो माखूज़ तलब या डिराइव डिमांड क्या चीज़ है? तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये कहते हैं कि कुछ अशिया ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली डिमांड नहीं की जाती। यानी जब हम किसी चीज़ की डिमांड मतलब कंज्यूमर या सार्फिन कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मुझे कुछ चीज़ खाने के लिए चाहिए, मैं किसी रेस्टोरेंट पे किसी होटल पे गया और वहाँ जाकर मैंने उस चीज़ की डिमांड की, जी मुझे खाना चाहिए या फ़लाँ चीज़ चाहिए, तो ये मैं उसकी डायरेक्ट डिमांड कर रहा हूँ उस चीज़ की। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड इनडायरेक्टली की जाती है, यानी वो बराह रास्त नहीं मांगी जाती। जैसे मिसाल यहाँ पे बुक में उसने दी है कि अगर एक शख्स जो है वो मकान की तलब करता है, यानी उसको घर चाहिए रहने के लिए, तो जब वो घर की एक मतलब डिमांड रखेगा तो मार्केट के अंदर, तो उस घर को बनाने के लिए ज़मीन, ईंटें, सीमेंट, सरिया, लकड़ी, ठीक है ना, मज़दूर वगैरह जो उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, इन सब चीज़ों की डिमांड आना शुरू हो जाएगी। यही उस घर को बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें चाहिए। तो ये जो तमाम चीज़ें घर को बनाने के लिए चाहिए, इन चीज़ों की जो डिमांड है उसे माखूज़ तलब कहा जाएगा, उसकी तलब को माखूज़ तलब कहा जाएगा, ये डिराइव डिमांड कहा जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सीमेंट, सरिया या लकड़ी की जो डिमांड है, ठीक है ना, ये बेसिकली किस वजह से हो रही है कि उस शख्स को मकान चाहिए। अब मकान जो है ये उस सारिफ की डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन उस मकान को हासिल करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी डिमांड होना शुरू हो गई है इकॉनमी के अंदर, और वो उनकी डिमांड उससे डिराइव हो रही है। ठीक है ना, उससे माखूज़ हो रही है। यह एक और लफ्ज़ हम उर्दू के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अख्ज़ करना, यानी किसी कोई चीज़ निकालना। ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने लिखा है कि बाद अशिया की तलब बराह रास्त नहीं होती, बल्कि बाद अशिया की तलब की वजह से उन्हें तलब किया जाता है। ठीक है ना। वो मिसाल यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने हाईलाइट भी यहाँ पे कर दी है। मिसाल जहाँ से शुरू हो रही है कि अगर कोई शख्स मकान की तलब करे तो इसे तामीर करने के लिए ज़मीन, ईंटें, सीमेंट, सरिया, लकड़ी वगैरह, ठीक है ना, तलब किए जाएंगे, तो मकान की तलब बराह रास्त तलब होगी, जबकि इसकी तामीर के लिए साजो सामान की तलब जो है ये माखूज़ तलब होगी। ये पहला कंसेप्ट है जी, इसकी तारीफ़ हमें आनी चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ लिखी हुई है कम्प्लीमेंट्री डिमांड या तकमीली या मुश्तरक तलब। ये क्या चीज़ है बेसिकली कि कुछ ऐसी अशिया होती हैं कि जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। यानी मार्केट में जब हम कुछ चीज़ों को ख़रीदते हैं तो वो अकेली इस्तेमाल नहीं हो सकती, हमने जब भी इस्तेमाल करना होता है तो दो या दो से ज़्यादा अशिया बैक वक्त हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इसकी बहुत अच्छी मिसाल उन्होंने यहाँ पे दी है बुक के अंदर, मसलन कार और पेट्रोल। यानी अगर आपके पास कार है और उसके अंदर पेट्रोल नहीं है तो आप कार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि कार और पेट्रोल जो है ना, ये दोनों लाजिम व मलजूम अशिया हो गई। ठीक है ना, एक दूसरे की तकमील करती हैं। अगर आप एक चीज़ अपने पास रखें और दूसरी चीज़ आपके पास ना हो तो पहली चीज़ भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसी तरह इंक और पेन हो गया कि आपके पास पेन मौजूद है, उसके अंदर इंक नहीं है तो आप लिख नहीं सकते। मतलब बॉल और बैट हो गया, ठीक है, गेंद और बल्ला। इसी तरह से और डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमेशा इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं। सो अगर हम एक चीज़ की तलब करें और उसकी वजह से किसी दूसरी चीज़ की तलब भी हमें करनी पड़े, तो वो दोनों अशिया जो हैं उन्हें कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाएगा या तकमीली अशिया कहा जाएगा।
ठीक है ना, इनकी तलब हमेशा मुश्तरक होगी, इकट्ठी की जाएगी। तो यहाँ पर उसने लिखा है कि मिसाल में कि कार, पेट्रोल, ठीक है जी, पेन और रोशनाई, गेंद और बल्ला वगैरह जो है ये अशिया क्या हैं, लाजिम और मलज़ूम है। इनमें से अगर किसी एक चीज़ की कीमत बदल जाए तो दूसरी शय की तलब में भी तब्दीली आ जाएगी। जैसे मिसाल इसने दी है कि अगर कार की कीमत में इजाफा हो जाता है तो पेट्रोल की तलब भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। यानी जब अशिया दो इकट्ठी डिमांड की जाती हैं तो इनके अंदर एक मसला ये होता है कि एक चीज़ की कीमत को आप तब्दील करते हैं तो दूसरी चीज़ की डिमांड भी तब्दील होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ गई है आपके पास मुरक्कब तलब, ठीक है, यानी कंपोजिट डिमांड। यहाँ पे उसने लिखा है कि बाद अशिया ऐसी होती हैं जिन्हें एक से ज़्यादा मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। मिसाल के तौर पे लकड़ी, यहाँ उसने कहा कि उसे जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मकानात की तामीर में यानी दरवाज़े, खिड़कियाँ वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, रेल के डब्बे वगैरह के अंदर भी। तो एक लकड़ी जो है एक चीज़, उसका डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो अब डिफरेंट जगहों से जो उसकी तलब आएगी, उस तमाम तरह की तलब को जब हम ऐड कर देंगे, उनको जमा कर देंगे, तो उसे मुरक्कब तलब कहा जाएगा। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कंपोजिट डिमांड, ठीक है। यानी एक ही शय अगर मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हो रही है तो तमाम जगहों से उसकी जो तलब आ रही है अगर हम उसको ऐड कर दें तो ये हमारे पास कंपोजिट जो है उसकी डिमांड बन जाएगी। इसकी एक और मिसाल जो है बिजली की में हम ले सकते हैं, ठीक है। यानी बिजली जो है वो घरों के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है, फैक्ट्रियों के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है, स्कूल कॉलेजों के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। डिफरेंट मकासद के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को, या बिजली को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम एक ख़ास इलाके के अंदर बिजली के जितने भी इस्तेमालात हैं उन सब की डिमांड जहाँ जहाँ से आ रही है उसको ऐड कर लें तो वो उसकी मुरक्कब तलब बन जाएगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसके अंदर है नेमुल बदल या मुतबादल अशिया की तलब, ठीक है। नेमुल बदल यानी सब्स्टिट्यूट, इंग्लिश का एक लफ्ज़ है जिसे हम बारह अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ का ये सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट या नेमुल बदल यानी ऐसी अशिया जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाए। हमारे यहाँ मार्केट में इकनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी अशिया होती हैं जो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होती हैं, यानी हमारा सारिफ एक शय को दूसरे का मुतबादल समझ रहा होता है। इसकी बहुत अच्छी एक मिसाल हम कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ले सकते हैं, जैसे पेप्सी और कोक। मतलब हो सकता है इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क भी हो, लेकिन ज़्यादातर सार्फिन के लिए, ज़्यादातर कंज्यूमर्स के लिए पेप्सी और कोक जो है वो आपस में सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। वो इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह से चाय और कॉफ़ी जो है ये कुछ लोगों के लिए सब्स्टिट्यूट हो सकता है। सीएनजी और पेट्रोल, ठीक है ना, ये भी आपस में मुतबादिल हैं कि अगर आपने कार चलानी है तो आप उसमें सीएनजी डलवा लें या आप उसमें पेट्रोल इस्तेमाल कर लें, तो दोनों एक दूसरे का मुतबादिल हैं, ठीक है। यानी एक ही चीज़ जो काम कर रही है वो दूसरी चीज़ की भी वही क्वालिटी है, उसके अंदर भी वही खासियत है, वो भी वही काम कर रही, ठीक है ना। जैसे अब इसने यहाँ पे बहुत अच्छी मिसाल दी है कि अगर शख्स को अगर भूख लगी है तो भूख मिटाने के लिए वो गंदम की रोटी भी इस्तेमाल कर सकता है, मकई की रोटी भी इस्तेमाल कर सकता है, या जौ की रोटी भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह अगर एक शख्स को प्यास लगी हो तो प्यास बुझाने के लिए वो पानी भी पी सकता है, वो कोल्ड ड्रिंक यानी पेप्सी वगैरह भी पी सकता है, ठीक है। वो कोई शरबत भी पी सकता है, वो कोई जूस भी पी सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो प्यास बुझाने का काम कर रही हैं, ये तमाम चीज़ें आपस में मुतबादिल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने मुतबादिल अशिया की तारीफ़ समझी कि तमाम ऐसी अशिया जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होकर इंसानी ख्वाहिशात की तकमील करें, उन्हें मुतबादिल अशिया कहा जाता है।